नमस्कार प्यारे साथियों। इतिहास दर्शन और लेखन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने स्पेंगलर के जीवन परिचय को देखा और उनके इतिहास दर्शन की विशेषताएं भी हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और एक बिंदु मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम स्पेंगलर के दर्शन को पूरा कर लेंगे और अ, उसके बाद जो है हम अगली क्लास में टॉयनबी को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं आज दीपावली का दिन है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बढ़िया से जो है दीपावली सेलिब्रेट कीजिए। ध्यान रखना कि इस दुनिया की चकाचौंध में और हम जीवन को कहीं क्षति नहीं पहुंचाएं, बस इतना सा आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। वैसे मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दूर भी हूँ। बहुत सारे साथियों के मैसेज आए और आ, दीपावली की वो हार्दिक बधाई दे रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि किसी ने बधाई दी है मेरे को भी देनी है, या लोगों के अंदर एक उत्साह सा मैं देखता हूँ कि दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है और एक ज़बरदस्त उत्साह रहता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा उत्साह नहीं रहता। उसके पीछे मेरा जो सबसे बड़ा जो लॉजिक रहता है या तर्क रहता है, जो मेरा मस्तिष्क मेरे से बार बार कहता है कि दिवाली आ तो रही है, पिछले साल भी मनाई थी, इस बार भी मनाएंगे, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन क्या आया। हम जो है श्री राम को मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन आज भाई भाई से लड़ रहा है, पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा हो रहा है और हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। अरे भाई, तो वो लोग थे जो एक चक्रवर्ती राज्य को भी और जो है ठोकर मार दी थी सिर्फ अपने भाई के खातिर। आपको पता ही है चित्रकूट पे जब सॉरी भरत पहुंच गया था प्रभु श्री राम के पास और जाके कहा था कि भैया मुझे ये राज नहीं चाहिए और आप वापस चलिए और ये राज आप लीजिए। तो राम ने कहा कि नहीं भरत, ये तो पिताश्री का आदेश है कि राज आप ही करोगे और मैं 14 बरस का वनवास। इतने सहज रूप में उन्होंने कह दिया, है ना। तो हमारे धवले राम मीणा जी ने लिखा है कि देखे अ, देखे ये रामायण के हाल और अवध राज की चित्रकूट पे बना दई फुटबॉल। लेकिन वर्तमान की कंडीशन उन्होंने ये लिखी कि नहीं मिले बड़ो कोई मंच एक छोटी सी मंची पे, या कलयुग में मरे लड़र भाई सरपंची पे। कि आज के युग में भाई एक सरपंच के पद के लिए भाई भाई से लड़ जाता है। और उस जमाने में देखो, उन्होंने एक राजाओं के ऊपर राज करने वाली गद्दी थी, कौशल, है ना, भूप चकई वही कौशल राऊ। तो मतलब चक्रवर्ती एक गद्दी थी, उस गद्दी को भी और फुटबॉल बना दिया था चित्रकूट पे। उधर राम ठोकर दे तो भरत की तरफ भेज दे और भरत ठोकर दे राम की तरफ भेज दे। फुटबॉल बना के रख दिया साम्राज्य का। और आज हम एक खेत की एक मेड़ पे और लड़ बैठते हैं और दिवाली हम मना रहे हैं। तो मेरे को जब तक दिवाली स्वीकार नहीं है, जब तक हम भाई भाई लड़ना बंद नहीं कर देते, जब तक पिता पुत्र के बीच में इस प्रकार के जो है संबंध स्थापित नहीं हो जाते कि पिता ने जो कह दिया वो बस पुत्र के लिए सर्वमान्य है, चाहे वो हमारे पक्ष में हो नहीं हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। और राम इसलिए राम थे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि अपने पिता की बात का उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार किए शुभ जानी, है ना। तो आप लोग दिवाली मना रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी और इसीलिए आप मना रहे हैं। तो मेरे अंदर एक अलग सा भाव आता है कि मैं उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया। खैर, कोशिश करेंगे कि इस बार दिवाली नहीं मना पाए तो क्या, अगली बार तो मनाएंगे और अपने आप को तराशेंगे उस लेवल पे कि दिवाली मनाने की स्थिति में हम हों। खैर, जिन लोगों ने अपने आप को तराशा है और जो दिवाली मना रहे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप दिवाली वाकई मनाइए। लेकिन ध्यान रखना, एक्टिंग नहीं हो, केवल दिखावटी दिवाली नहीं हो।
वरना वो रंग दूसरे दिन फीका नज़र आता है। खैर चलिए, ये मेरा जो अ, उपदेश था वो पूरा हुआ। आप लोगों को अच्छा लगे तो मानना, वरना ठीक है। हम तो फिर ऐसा कभी लिख देंगे, बोल देंगे कहीं न कहीं। चलिए शुरुआत करते हैं स्पेंगलर के इतिहास, दर्शन और लेखन की। सॉरी। हम पढ़ रहे थे साथियों स्पेंगलर के इतिहास दर्शन की विशेषताएं। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। एक विशेषता हमने पढ़ ली थी और दूसरी विशेषता मैं आज यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, और वो है संस्कृतियों के उत्थान पतन विषयक विचार, है ना। सॉरी, संस्कृतियों के संस्कृतियों के उत्थान पतन विषयक विचार। ठीक है, उत्थान पतन विषयक विचार, तो इसको हम पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि संडे को क्लास इसलिए नहीं मिल पाती कि संडे को टेस्ट रहता है। आप लोगों को पता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है हमारा, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं ये पेज पढ़ा रहा हूँ, तो उसके थर्ड पेपर की टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है अपने एप्लीकेशन सफलता विजन्स पर। ठीक है, तो उसका टेस्ट रहता है उस दिन, तो वो टेस्ट बनाना, फिर उसको टाइप करवाना, फिर उसकी प्रूफरीडिंग करना, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, फिर उसको एप्लीकेशन पे ऐड करना, है ना, शेड्यूल करना, उसमें इतना बिजी रहता हूँ कि क्लास नहीं दे पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि संडे को पता नहीं कि क्लास क्यों नहीं आती, तो कारण ये है। ठीक है, बाकी मैंने जिम्मेदारी ली है कि आपका एग्ज़ाम से पहले पहले, या मैंने तो 15 से 20 नवंबर के बीच की बात बताई है। 20 नवंबर की बात करें तो अभी एक महीना है। एक महीने में हमारे पास होते हैं 30 दिन। 30 दिनों में हमारे 4-5 संडे आ जाते हैं, तो 5 दिन की छुट्टी भी रखें तो 25 क्लासें, 25 दिन और हैं हमारे पास। 25 दिन में कोशिश ये करेंगे कि अपन जो है पर डे एक क्लास तो अनिवार्य रूप से आ ही आए। तो करीब जैसे अभी 10-12 क्लासें, 12 क्लास हो गई हैं, और आने वाले 25 क्लास और हो जाएंगी, तो 12 और 25 37 के आसपास क्लास हो जाएंगी, 35-36 घंटे क्लास हो जाएंगी। लेकिन 35-36 घंटे में होगा नहीं, करीब 50 घंटे के आसपास ये पूरा पाठ्यक्रम कवर हो पाएगा। तो 15 क्लास और लगेंगी, तो या तो क्लासों की संख्या एक दिन में 2 करेंगे, कोशिश करूँगा कि मैं किसी दिन 2-2 क्लासें भी डालूँ, और नहीं भी डाल पाया तो लास्ट नवंबर तक तो अपन कर ही लेंगे कवर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नवंबर में मैं आपका कंफर्म ये जो बैच है पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो विश्वास के साथ बने रहिए, पूरा देखते रहिए, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करते रहिए। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मुझे भी लगे कि भाई अधिकतम लोगों को जो है अधिकतम फायदा हो रहा है। मैं भी यहाँ पे उपयोगितावादियों की तरह काम कर रहा हूँ एक तरीके से ना। चलिए बात करते हैं संस्कृति के उत्थान पतन विषयक विचार स्पेंगलर के। देखो, सॉरी, स्पेंगलर ने अपनी जो पुस्तक लिखी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उस पुस्तक में जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका इतिहास दर्शन भी उसी पुस्तक में मिलता है। विश्व इतिहास की चर्चा भी उसने अपनी पुस्तक इसी में, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में ही की है। तो द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में उन्होंने संपूर्ण विश्व इतिहास का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक सीमित जीवन अवधि होती है, और उसके बाद उसका पतन हो जाता है। ठीक है, तो इसने माना था स्पेंगलर ने कि एक संस्कृति जो होती है वो करीब 800 से 1000 वर्ष तक जो है जिंदा रहती है, उसके बाद उसका पतन हो जाता है। ठीक है, इन्होंने संस्कृति को जो है सॉरी, इतिहास को रेखीय न मानकर चक्रीय माना था। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का जो है जन्म होता है, फिर वो अपनी पराकाष्ठा पे जाता है, उसके बाद उसका पराभव होता है, अंत में पतन हो जाता है। इस प्रकार से उसने एक साइकिल, एक चक्र माना। ठीक है, एक व्यक्ति की तरह, एक जीवित व्यक्ति की तरह उसने संस्कृति को माना। और स्पेंगलर ने यही कहा कि जो संस्कृति होती है वो अपने उसका भी एक जीवित शरीर की तरह जन्म होता है, फिर वो अपनी पराकाष्ठा पे जाती है, फिर उसका प्रभाव होता है, और अंत में उसका पतन हो जाता है।
इस प्रकार से स्पेंगलर ने संस्कृति के पतन की अंतिम अवस्था को सभ्यता कहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम करेंगे। और इतिहास को इन्होंने जो है शाश्वत बताया था और ये कहा था कि इतिहास शाश्वत है और इसमें सॉरी संस्कृति और सभ्यता ये दो तत्व हैं जिनका उत्थान और पतन होता रहता है। ठीक है, और टोटल 9 संस्कृतियों का इन्होंने जो है अध्ययन किया था और उसके आधार पे इन्होंने यह पाया कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ती और एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से स्वतंत्र रहती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इनके संस्कृति के उत्थान पतन विषयक। तो इन बातों को मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ ताकि आप भी बढ़िया तरीके से लिख पाएँ, नोट्स बना पाएँ और उनको बार बार पढ़ पाएँ, ताकि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। एक बात और बता दूं, मेरी ये जो क्लासें हैं ना, आपको साक्षात्कार की दृष्टिकोण से भी बड़ी शानदार रहेंगी। किसी प्रकार से आप साक्षात्कार में कोई सा भी प्रश्न पूछें, आपको जो है यहाँ से यदि आप पढ़े हो, समझे हो चीज़ों को, तो आपको जवाब देने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसी कोई शब्दावली छोड़ता नहीं हूँ, है ना। तो चलिए मैं इस बात को लिख देता हूँ और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। देखो, में आप लिखेंगे कि स्पेंगलर ने अपनी कृति द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, है ना, पश्चिम का पतन में विश्व इतिहास का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए का अध्ययन करके यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया सॉरी यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जो संस्कृतियां होती हैं जो संस्कृतियां होती हैं उनकी एक सीमित जीवन अवधि होती है ना, और उस समय के बाद संस्कृति का पतन जो है वो अनिवार्य रूप से हो जाता है। यह बात इन्होंने बताई थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन्होंने कहा, यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि प्रत्येक संस्कृति की एक सीमित जीवन अवधि होती है। ठीक है, सीमित जीवन अवधि होती है। उसके बाद उसका पतन अनिवार्य होता है। ठीक है, यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक में। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस प्रकार से जो है स्पेंगलर ने संस्कृति की जो जीवन अवधि है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, स्पेंगलर ने संस्कृति की जीवन अवधि 800 से 1000 वर्ष माना था। ठीक है, मतलब स्पेंगलर ने क्या कहा कि संस्कृति एक संस्कृति जो है एक जीवित शरीर की भांति होती है, एक जैविक इकाई हम कह सकते हैं। संस्कृति को एक जैविक इकाई माना जिसका जो है उद्भव और उत्थान होता है।
और उसके बाद वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचती है, फिर उसके बाद उसका पतन हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और ये जो उत्थान उद्भव पराकाष्ठा के बीच का जो पूरा कार्यकाल है वो लगभग 800 से 1000 वर्ष होता है, यानी कि एक संस्कृति का जीवन काल 800 से 1000 वर्ष के बीच में माना था। आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्होंने संस्कृति को एक जीवित इकाई माना, जीवित या जैविक भी कह सकते हैं आप, जैविक इकाई की तरह माना, इकाई की तरह माना, जिसका उद्भव जिसका उद्भव को हम उत्थान भी कह सकते हैं, जिसका उत्थान व पतन होता है। ठीक है, जिसका उत्थान व पतन होता है, जिसका उत्थान व पतन होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसने ये कहा था कि संस्कृति के पतन की जो अंतिम अवस्था है उसको इसने सभ्यता कहा था। ठीक है, ये तथ्यात्मक रूप से आप ध्यान रखना। बस स्पेंगलर के अनुसार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वैसे तो हम स्पेंगलर ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस का मेंस लिख रहा हो तो उसमें वो व्यक्ति ज़रूर ध्यान रखे कि ये जो शब्द लिख रहे हैं ना, ये अपन गलत ही लिख रहे हैं एक तरीके से, है ना। इन्होंने अपन इसकी जगह इन्होंने लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। स्पेंगलर ने संस्कृति के पतन की अंतिम अवस्था को सभ्यता कहा था। ठीक है, स्पेंगलर ने संस्कृति के पतन की अंतिम अवस्था को सभ्यता कहा था। और इन्होंने ये भी कहा कि इतिहास जो है वो शाश्वत है, और इसमें संस्कृति व सभ्यता नाम के दो तत्व होते हैं जिनका उत्थान व पतन होता है। तो वही बात है, यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ। इन्होंने माना कि इतिहास शाश्वत है, जिसमें संस्कृति व सभ्यता दो तत्व होते हैं जिनका उत्थान व पतन होता है, जिनका उत्थान व पतन होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से देखो, उत्थान कोई भी संस्कृति जन्म ले रही है, फिर स्पेंगलर का मानना क्या है कि कोई भी संस्कृति है वो जन्म लेती है, फिर वो अपनी पराकाष्ठा पे जाती है, फिर उसका प्रभाव होता है, और फिर उसका पतन हो जाता है, और फिर कोई नई संस्कृति बनती है, फिर वो संस्कृति अपनी उच्चता पे जाती है, फिर उसका प्रभाव होता है, फिर उसका पतन हो जाता है, फिर कोई नई संस्कृति जन्म लेती है। इस प्रकार से ये जो है इतिहास जो है वो चक्रात्मक गति से चलता है। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी निकल के आई कि स्पेंगलर ने इतिहास को रेखात्मक नहीं मानकर चक्रीय माना था। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्होंने इतिहास को रेखीय न मानकर चक्रीय माना था। ठीक है, तो इन्होंने इतिहास को रेखीय न मानकर चक्रीय माना था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन भी किया था। विभिन्न जो विश्व की अन्य संस्कृतियां थी, 9 संस्कृतियों का इन्होंने जो है अध्ययन किया था, जिसमें
जो है मिस्र की संस्कृति है, अरब की संस्कृति है, हिंद संस्कृति है, हमारी संस्कृति है ना, और चीन की संस्कृति है, रूस की संस्कृति है, मैक्सिकन संस्कृति है, यूरोपियन है ना, आयोनिया की है, बेबीलोनिया की है। तो ये टोटल 9 संस्कृतियों के इन्होंने अध्ययन किया, और उनके अध्ययन करने से इन्होंने यह पाया कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से पृथक रहती है, स्वतंत्र रहती है, और एक संस्कृति का जो प्रभाव है वो दूसरी संस्कृति पर नहीं पड़ता, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो आप इसको उतारें, मैं उसको अगले उस स्लाइड पे लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ सॉरी, और अगली स्लाइड पे हम उसमें विचार करते हैं। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन नाम से हम तीसरी हेडिंग डाल देते हैं, और या हम कह सकते हैं कि स्पेंगलर के अनुसार जो संस्कृतियां हैं वो एक दूसरी संस्कृति से पृथक होती हैं। ठीक है, तो अपने शब्दों में आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हो, या मैं जो हेडिंग डालूं उसके अनुसार भी आप आगे बढ़ सकते हो। क्या हेडिंग डाल सकते हैं आप बताओ। देखो, ये हेडिंग अपन अपने अनुसार डाल रहे हैं, मेन चीज़ है इस हेडिंग के अंदर क्या लिख रखा है उसको समझना। ठीक है, बाकी हेडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग मतलब ऐसी होनी चाहिए कि उस हेडिंग के अंदर हम जो मैटर डाल रहे हैं वो मैटर हमारी हेडिंग से मैच होना चाहिए। ये नहीं कि हमने लिख दिया हेडिंग के बारे में कुछ भी और उसके अंदर मैटर कुछ और लिखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो बेतरतीब हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, और वो अच्छी हेडिंग नहीं मानी जाती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि संस्कृतियों के मध्य भिन्नता का होना, है ना, ऐसे हम लिख देते हैं हेडिंग। तीसरे नंबर पे हम हेडिंग डालते हैं संस्कृतियों की पृथकता, ऐसे लिख देते हैं, संस्कृतियों की पृथकता। ठीक है, ये देखो जितनी भी मैं हेडिंग बना रहा हूँ ना वो अपने हिसाब से बना रहा हूँ, मतलब पढ़ के, और जितना मेरे को समझ में आया यार मैं वो शब्दावली इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं, है ना, और बड़ी आसान भाषा में समझ में आ जाए, हेडिंग से भी चीज़ों का पता चले कि अच्छा हम इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी सॉरी, संस्कृतियों की पृथकता, इसकी भी जो जानकारी है हमें वही स्पेंगलर की वही डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक जो है उसको पढ़ने से पता चलता है कि इन्होंने जो है विश्व की कुल 9 संस्कृतियों का अध्ययन किया, और यह पाया कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर जो है दूसरी संस्कृति से भिन्न होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, और एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती। वही बात है जो मैंने अभी बोल के सुनाई थी, तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट की बात भी मैं यहाँ बार बार नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में ही इनका इतिहास दर्शन और लेखन मिलता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उसी पुस्तक की बात है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में स्पेंगलर ने यह बताया कि, तो उसकी से आगे की बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं ये वाले कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट के अनुसार स्पेंगलर ने यह बताया कि सॉरी इन्होंने विश्व की 9 संस्कृतियों 9 संस्कृतियों का अध्ययन किया कौन कौन सी थी 9 संस्कृतियां इसमें हम लिखें, तो देखो, अरब की संस्कृति, एक मिस्र की संस्कृति, एक चीन संस्कृति, एक हिंद संस्कृति, एक रूस की संस्कृति, है ना, एक आयोनिया की संस्कृति, आयोनियन, इसको क्लासिकल संस्कृति भी कहा है, क्लासिकल क्लासिकल भी कहा है, आयोनिया सॉरी, मैक्सिकन संस्कृति, आयोनिया, मैक्सिकन, बेबीलोनिया या बेबीलोनियन संस्कृति हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन सी बची,
यूनान की संस्कृति बची ना, है ना। यूनानियन है ना, तो मैक्सिकन, बेबीलोनियन, आयोनियन और यूनानियन संस्कृति है ना, यूनानियन संस्कृति। तो ये टोटल 9 संस्कृतियां थी जिनकी बात स्पेंगलर ने की, और यह पाया कि इन संस्कृतियों के बीच में जो है किसी भी प्रकार से और समानता नहीं पाई जाती। मतलब समानता का मतलब इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है और एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं ये, ठीक है। तो अ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यूनानियन संस्कृति है, या यूरोपियन हम इसको लिखेंगे, यूनान क्या, यूरोपियन संस्कृति है ना। यूनान तो ये आयोनिया का दबदबा था उस टाइम पे, तो इसकी जगह हम यूरोपियन संस्कृति लिखेंगे, ठीक है। यूरोपियन है ये, यूरोपियन संस्कृति, ठीक है। तो इन संस्कृतियों का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, उक्त संस्कृतियों के अध्ययन में पाया कि उक्त संस्कृतियों के अध्ययन में पाया कि उक्त संस्कृतियों के अध्ययन में पाया कि भिन्न भिन्न संस्कृतियां, या सभी संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं, 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 या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अर्थात एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं होता। सॉरी, कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। सॉरी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उक्त संस्कृति के अध्ययन में पाया कि संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं, या संस्कृतियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, और एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इन्होंने ये बताया कि संस्कृति जो है वो आरंभ में बर्बरता से निकलकर और कला, विज्ञान, है ना, राजनीति की पूर्णता को प्राप्त करती है, और उस प्रकार से आगे चल के वो जब उसकी सृजनशीलता समाप्त होने लगती है तो फिर उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे पतनोन्मुख हो जाती है, यानी कि उसका पतन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की बात जो है स्पेंगलर ने की थी। एक बात और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि इनके अनुसार सॉरी, बात वही है, इनके अनुसार संस्कृति बर्बरता से निकलकर कला, राजनीति व विज्ञान की उच्चता को प्राप्त करती है, उच्चता को प्राप्त करती है, लेकिन जब उसकी सृजनशीलता जब उसकी सृजनशीलता घटने लगती है तो उसका पतन होना आरंभ हो जाता है, पतन होना आरंभ हो जाता है
और अंततः, यानी कि जब ये सृजनशीलता पूरी समाप्त हो जाती है, अंततः संस्कृति का पतन हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है, अंततः संस्कृति का पतन हो जाता है, इसके बाद फिर कोई नई संस्कृति जन्म लेती है। ठीक है, और इसके बाद अन्य नई संस्कृति जन्म लेती है, अन्य नई संस्कृति जन्म लेती है, जन्म लेती है। और वो जो नई संस्कृति ने जन्म लिया है वो भी फिर वही अपनी बर्बरता, क्योंकि शुरुआत में इंसान बर्बर रहता है, तो बर्बरता से फिर वो निकलकर कला, राजनीति और विज्ञान की उच्चता को प्राप्त करेगी। फिर उसकी सृजनशीलता जब घटने लगेगी तो वापस उसका पतन आरंभ हो जाएगा, अंततः संस्कृति का पतन हो जाएगा और उसके बाद फिर कोई नई संस्कृति जन्म लेगी। ठीक है, तो ये वाली बात स्पेंगलर ने हमको बताई है, इसलिए हम स्पेंगलर को जो है चक्रीय सिद्धांत का समर्थक भी मानते हैं। और इसने कहा था कि ये प्रक्रिया बस चलती रहती है, इसलिए इतिहास क्या है, शाश्वत है ना। इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं होता, इतिहास शाश्वत है। और लेकिन जो है सॉरी संस्कृति जो है उसका पतन होता है, मतलब इतिहास का पतन नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये संस्कृतियों की पृथकता वाली बात हमने यहाँ पे कर ली है। अब मैं अगली विशेषता के रूप में आपको बताऊं तो स्पेंगलर ने हमको ये कहा था कि स्पेंगलर एक तो सॉरी जो टोलेमिक अवधारणा थी उसके ये विरोधी थे, और कोपरनिकन जो अवधारणा थी उसके ये समर्थक थे। क्या थी ये टोलेमिक अवधारणा और कोपरनिकन अवधारणा, इसको समझते हैं और अगली हेडिंग के रूप में उसको समझते हैं। मैं पहले आपको बोल के बता देता हूँ, फिर हम उसको लिख डालेंगे। देखो, कोपरनिकन और टोलेमिक दृष्टिकोण दोनों को समझना पड़ेगा। पहले टोलेमी एक बड़ा विद्वान हुआ, भूगोल शास्त्री हुआ था, जिसने पहली बार, आप लोगों को पता होगा, यह सिद्धांत दिया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी उसी ने दी थी। इसमें यह बताया था कि पृथ्वी जो है ये सौरमंडल का केंद्र है ना, ये बात बताई थी। तो ऐसी विचारधारा को टोलेमिक विचारधारा कहा। अब ऐसी विचारधारा यहाँ पे क्या पनप रही थी, यहाँ पे ये पनप रही थी जैसे कि हर्डर जो था, हर्डर ने ये कहा था, आपको भी पता होगा कि हर्डर ने ये कहा था, मैंने बताया भी है, कि जो यूरोप जो है वो इतिहास के केंद्र में है और बाकी की जो संस्कृतियां हैं वो मर चुकी हैं, भारत की, चीन की, अमेरिका की, क्योंकि जीवन की गति जो है वो चीन में, अमेरिका में, भारत में थम चुकी है और जीवन की गति यूरोप में चल रही है, ऐसा हर्डर ने कहा था। लेकिन स्पेंगलर ये कहते हैं कि ये जो अवधारणा है ना, ये टोलेमिक अवधारणा है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। और सॉरी, उस अवधारणा का स्पेंगलर ने खंडन किया कि ये बात गलत है हर्डर वाली। ठीक है, और हर्डर के इस दृष्टिकोण को उन्होंने टोलेमिक अवधारणा कहा। ठीक है, और उन्होंने फिर कोपरनिकस का जो दृष्टिकोण था उस अवधारणा का समर्थन किया, जिसमें उसने यह बताया कि जो इतिहास है वो किसी एक संस्कृति का अध्ययन नहीं है, या एक संस्कृति का जो जीवन है वो नहीं है, बल्कि इतिहास तो विभिन्न संस्कृतियों के समूह का एक परिणाम है। ठीक है, तो यह बात जो थी ये कोपरनिकन दृष्टिकोण के नज़दीक थी। ठीक है, तो हम इस बात को लिख डालते हैं यहाँ पे, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर जो है आगे की चर्चा हम करेंगे। तीसरी विशेषता हमने पढ़ ली, चौथी विशेषता के रूप में इस बात को हम पढ़ लेते हैं। सॉरी, स्पेंगलर ने संस्कृतियों के जीवन चक्र को दर्शाने के लिए हमें उसके 4 चरण भी बताए थे, 4 अवस्थाओं की बात की थी संस्कृतियों की, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसमें जो है बसंत अवस्था, फिर उसमें जो है ग्रीष्म अवस्था, है ना, और सॉरी पतझड़ अवस्था, और इस प्रकार से 4 ग्रीष्म अवस्था उनकी बात की थी। ठीक है, सॉरी शीत अवस्था, अंतिम अवस्था शीत अवस्था, उन चारों अवस्थाओं को पढ़ेंगे।
पहले हम इस वाली बात को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चौथी बात है टॉलेमिक दृष्टिकोण लिखते हैं इसको। टॉलेमिक दृष्टिकोण व कोपरनिकन दृष्टिकोण ठीक है। अब देखो ये जो सॉरी ये जो दृष्टिकोण है ना, ये स्पेंगलर का दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण देख रहे हैं, ठीक है। टॉलेमिक दृष्टिकोण यानी इसने किस विचारधारा को टॉलेमिक दृष्टिकोण कहा और किस विचारधारा को इसने कोपरनिकन दृष्टिकोण कहा, बोल के मैंने बता दिया है, फिर से नहीं बोलूंगा, मैं सीधा लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेंगलर के अनुसार सॉरी या स्पेंगलर ने माना कि, या फिर हम इसको ये लिखेंगे कि स्पेंगलर ने हर्डर की इस विचारधारा का खंडन किया कि यूरोप इतिहास के केंद्र में है। यूरोप इतिहास के केंद्र में है। यूरोप इतिहास के केंद्र में है, ठीक है। सॉरी, यूरोप इतिहास के केंद्र में है, ये अवधारणा किसने दी थी? हर्डर ने दी थी। हर्डर की इस विचारधारा का खंडन किया स्पेंगलर ने, और इस विचारधारा को स्पेंगलर ने टॉलेमिक जो है दृष्टिकोण कहा था, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा इस विचारधारा को स्पेंगलर ने टॉलेमिक दृष्टिकोण बताया। है ना। अब ये टॉलेमिक दृष्टिकोण क्यों कहा, उसका कारण मैंने बता ही दिया। टॉलेमी आप यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो, सॉरी NOT नोट डाल के आप लिख सकते हो कि टॉलेमी ने बताया था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है ना। यानी कि सॉरी, पहले हम यही तो मानते थे कोपरनिकस से पहले, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इन्होंने जाके बताया था हमको बाद में कि जो सूर्य है वो इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उन लोगों ने बताया था। टॉलेमी ने पहले क्या बताया कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो वो ये एक भ्रामक अवधारणा थी, इसलिए इस भ्रामक अवधारणा से तुलना की हर्डर की इस अवधारणा की, क्योंकि हर्डर की अवधारणा भ्रामक है। और स्पेंगलर के अनुसार हर्डर ने कौन सी अवधारणा दी थी कि यूरोप जो है वो इतिहास के केंद्र में है। उस अवधारणा को स्पेंगलर ने टॉलेमी की इस अवधारणा से रिलेट किया, और इसलिए इसको हर्डर की अवधारणा को टॉलेमिक अवधारणा कहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्पेंगलर के अनुसार इतिहास केवल एक संस्कृति का इतिहास नहीं बल्कि विभिन्न संस्कृतियों का समूह है। इतिहास क्या है? विभिन्न संस्कृतियों का समूह है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है माना था, और इनकी जो ये अवधारणा है ये कोपरनिकन दृष्टिकोण के नजदीक थी, है ना। इसलिए इन्होंने इसको जो है
कोपरनिकन दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो यह बात भी मैं यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यह अवधारणा जो है ये कोपरनिकन दृष्टिकोण कहलाई। कोपरनिकन दृष्टिकोण कहलाई। ठीक है, तो एक ये हो गया इनके बारे में। चौथी विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता के रूप में हम एक चीज और रखेंगे। सॉरी स्पेंगलर ने एक और अध्ययन किया विभिन्न संस्कृतियों के मूल प्रतीक इन्होंने अलग अलग बताए, है ना। विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया और इसने ये पाया कि विभिन्न जो संस्कृतियां होती हैं वो अपने मूल में या अपने उद्देश्य को जब इसने दर्शाया, जैसे भारतीय संस्कृति का उद्देश्य अलग है ना, मिस्र की संस्कृति का उद्देश्य अलग है, यूरोप की संस्कृति का जो उद्देश्य है वो अलग है, यूनान की संस्कृति का उद्देश्य अलग है। ठीक है, तो इसने अलग अलग उद्देश्य बताया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्पेंगलर ने 9 संस्कृतियों का अध्ययन किया और यह पाया कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर प्रभाव नहीं डालती। उसी प्रकार से इन्होंने यह भी कहा कि एक संस्कृति का जो जो मूल उद्देश्य होता है, जो उसके मूल आदर्श होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आदर्शों की भिन्नता, ये एक हेडिंग डालूं मैं, है ना। या हम ये कह सकते हैं संस्कृतियों के आदर्शों की भिन्नता। ठीक है, संस्कृतियों के आदर्शों की भिन्नता। ठीक है, संस्कृतियों के आदर्शों की भिन्नता, वही डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में, और इन्होंने ये विचार दिए हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा और सीधा अपनी बात को लिखता हूँ, है ना। आदर्शों की भिन्नता में कैसे कि मिस्र की जो संस्कृति है, मिस्र की संस्कृति का मूल प्रतीक जो था, वो था पाषाण का आदर्श था। पाषाण का आदर्श था, मतलब इन्होंने ये माना कि संस्कृति, जो मिस्र की संस्कृति थी उसका मूल प्रतीक पाषाण का आदर्श था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात भारत की संस्कृति का मूल प्रतीक क्या था? भारत की संस्कृति का मूल प्रतीक माना आत्मा की मुक्ति। ठीक है, आत्मा की मुक्ति का आदर्श था। आत्मा की मुक्ति का आदर्श था। भारतीय संस्कृति में आत्मा की मुक्ति ही रही है आदर्श के रूप में। ठीक है, ये बात ये कहना चाहते हैं। ऐसे ही जो यूनान की संस्कृति रही है वो उसमें सौंदर्य का आदर्श रहा है ना, उसके मूल में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यूनानी संस्कृति का मूल प्रतीक क्या है? सौंदर्य का बोध सौंदर्य का आदर्श हम कह सकते हैं। सौंदर्य का आदर्श था। इस बात को आप मोस्ट लगा देना, इंपॉर्टेंट लगा देना। यहाँ से सवाल मुझे लगता है बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इनका सुमेलित करने में पूछा जा सकता है। वैसे आसान है, बेसिक कंसेप्ट से चीजें निकल जाएंगी। लेकिन जैसे मिस्र का आपको पता नहीं चलेगा, पाषाण का आदर्श है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और यूरोप की संस्कृति का मूल प्रतीक, यूरोप की संस्कृति का मूल प्रतीक था यहाँ पे तिजोरी या जो है तिजोरी था, है ना। मतलब ये थोड़ी सी भौतिकवादिता पे ज्यादा फोकस करते हैं। यूरोप की संस्कृति का मूल प्रतीक तिजोरी का आदर्श था।
ठीक है, इसके लिए एक दो शब्द और थे, वो मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं अभी। तिजोरी था और एक दो शब्द और थे, कुछ कंदरा, कुछ ऐसे शब्द मिलता है, दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना आप कि स्पेंगलर ने विभिन्न संस्कृतियों का जो आदर्श बताया वो सबका अलग अलग बताया। ठीक है, मूल जो प्रतीक बताया वो सबका अलग अलग बताया। जैसे पाषाण का आदर्श था मिस्र की संस्कृति का, भारतीय संस्कृति आत्मा की मुक्ति, यूनानी संस्कृति जो थी उस उसमें सौंदर्य का आदर्श था, और यूरोप में तिजोरी को ज़्यादा जो है महत्व दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है, फिर उसमें 4 लाइनें दे देंगे, 4 ऑप्शन बना देंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन हैं, और इसमें किसी को भी एक बदल देंगे, है ना। तो फिर आपसे पूछ लेंगे, है ना, ऐसी स्थिति में, या चारों दे के और नीचे फिर 1 2 एक मतलब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं, 2 सुमेलित कर दिए, 2 असुमेलित रख दिए, या 2 को एक्सचेंज कर दिया बस। ठीक है, फिर पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, फिर उसमें ऑप्शन डालेंगे 1 2 1 2 3 1 2 4 1 केवल 2, है ना। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा देना। अब आप इसको उतारें और मैं सॉरी छठी विशेषता के रूप में जो है बात करता हूँ अब। जो स्पेंगलर ने संस्कृतियों का जो जीवन चक्र की जो 4 अवस्थाएं हमको बताई थी, है ना सॉरी खांसी बहुत चल रही है। जैसे पतझड़ अवस्था, सॉरी सबसे पहले बताई बसंत अवस्था, है ना, स्प्रिंग स्टेज। उसके बाद बताई ग्रीष्म अवस्था, है ना, और समर स्टेज। फिर तीसरी बताई ऑटम स्टेज यानी कि पतझड़ अवस्था, और चौथी अवस्था जो थी वो बताई थी शीत अवस्था। ठीक है, तो ये वाली बात जो है हम अब कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर स्पेंगलर का जो दर्शन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो आखिरी विशेषता को हम लिख के और इनके दर्शन को पूरा करते हैं। ठीक है, आप इसको उतारिए सॉरी। अब देखिए आज दिवाली है और मैं क्लास ले रहा हूँ, लोग पटाखे चलाने में मस्त हो रहे होंगे, अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे कि शाम को कैसे क्या करना है। अपन मस्त क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, और कल भी क्लास लेंगे अपन तो गोवर्धन को, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हूँ, और जिस दिन मेरे अंदर परिवर्तन आएगा उसी दिन हम दिवाली मनाएंगे। वैसे भी हरिवंश राय बच्चन जी ने सॉरी एक रचना की थी मधुशाला, उस रचना में एक रुबाई है कि रुबाई ये है कि अ, एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आह मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन साहब कह रहे हैं कि कभी हमारी मधुशाला में आके देखिए आप दुनिया वालों, हम दिन को होली रात दिवाली रोज़ मनाते हैं। आप साल भर में एक ही बार तो होली मनाते हो और एक बार दिवाली मनाते हो, और बाकी के दिन आप क्या करते हो, हम तो रोज़ मनाते हैं। तो वहाँ पे वो एक और रुबाई लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये मधुशाला क्या है ना। तो मैं भी आपको बताऊं, आपको फिर मज़ा आए तो उसको जीवन में अपनाना। वो कहते हैं सॉरी कि भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। ठीक है, तो पियो इस पुस्तक को, इस मधुशाला को, और कभी ये खाली नहीं होगा। एक पुस्तक को चाहे 1 लाख व्यक्ति पढ़ें या 2 लाख पढ़ें, कभी खाली नहीं हो सकती, उसके शब्द मिट नहीं सकते, है ना। तो चलिए खैर, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, और वैसे भी उपदेश आज खूब दे दिया, पहले दे दिया अब दे रहा हूँ, है ना। स्पेंगलर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी संस्कृतियों के जीवन चक्र की अवस्थाएं, संस्कृतियों के जीवन चक्र की अवस्थाएं, है ना। तो इसमें कुल 4 अवस्थाएं हैं, ये ध्यान रखना। मैं ज़्यादा इसमें कुल 4 अवस्थाएं हैं, वही डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में इन्होंने बताई थी,
है ना, जिसको इन्होंने जो है ऋतु चक्र से जो है नाम दिया है। पहली अवस्था है बसंत अवस्था, ठीक है। बसंत अवस्था जो है साथियों, सॉरी, स्प्रिंग स्टेज इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये संस्कृति का जो है जन्म और उद्भव की अवस्था है ना। कौन सी कैसी अवस्था है, संस्कृति का जन्म और उद्भव होता है। इस समय का जो मानव होता है वो बड़ा ही भोला भाला होता है, धर्म भीरू होता है ना। और इसमें जो है धर्म दर्शन वगैरह इनके बीज बोए जाते हैं बस, है ना। और मनुष्य जो है वो बस खेती करता है, समाज जो है कृषि पर आधारित समाज होता है। इस प्रकार के समाज की बात यहाँ पे की गई है। और सॉरी, मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बस ऐसी अवस्था है। यहाँ पे हम लिखेंगे संस्कृति के जन्म व जन्म व उत्थान की अवस्था। जन्म व उत्थान की अवस्था मतलब जन्म ही होता है इसमें, संस्कृति में आया संस्कृति का उत्थान की अवस्था, ठीक है। इस समय मानव धर्म भीरू होता है, धर्म भीरू होता है ना। और नैतिकता ये समाज में जन्म ही लेने लगती हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कला नैतिकता, राजनीति आदि का आदि का आदि का जो है बीज बो दिया जाता है, एक तरीके से बीज बो दिया जाता है। मतलब ये समाज में होते नहीं है लेकिन इनके बीज जो है इस काल में बो दिए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, समाज जो होता है, समाज कृषि पर आधारित होता है, कृषि पर आधारित होता है, ठीक है। समाज कृषि पर आधारित होता है। व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है और समाज कृषि पर आधारित रहता है। कला नैतिकता राजनीति ये इनके बीज ही बोए जाते हैं। मानव जो है धर्म भीरू होता है और ये संस्कृति की जो है जन्म की अवस्था है। और इसमें जो हमारा जो वैदिक काल जो आता है उसको स्पेंगलर ने इस जगह पे रखा है ना, जैसे वैदिक काल, ठीक है। जैसे वैदिक काल या यूरोप में जो होमर का काल है, होमर का काल, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। दूसरी जो अवस्था है साथियों वो है सॉरी, ग्रीष्म अवस्था, है ना। ग्रीष्म अवस्था, समर स्टेज, में डबल एस लगा सकता हूँ इसको, समर स्टेज, ठीक है। इसमें जो है संस्कृति अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त करती है, सॉरी अपना विकास करती है। संस्कृति के युवावस्था की ये अवस्था है। और सॉरी, संस्कृति का विकास यहाँ पे होता है। संस्कृति की पुष्पन अवस्था हम इसको कह सकते हैं, विकास और पुष्पन की अवस्था इसको कह सकते हैं। और इस काल में ये जो मैंने कहा था कला नैतिकता राजनीति ये समाज में व्याप्त हो जाते हैं। ये अपने जो है युवावस्था में होती हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेंगलर ने इस दूसरी अवस्था को यहाँ पे दर्शाया है। और स्पेंगलर कहते हैं कि नैतिकता और जो धार्मिकता है वो मनुष्य की भावनाओं में व्याप्त हो जाती हैं, ठीक है। नैतिकता आ जाती है मनुष्य के अंदर बढ़िया से। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे लिखेंगे कि संस्कृति के विकास व पुष्पन की अवस्था, बस इसी को ही आप समझ के रखिए, इसी से पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बस
कि ये अवस्था है। एक तरीके से बस वही चार अवस्था कि उद्भव और सॉरी उत्थान, पराकाष्ठा और पतन, है ना, ये इस प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कला, राजनीति, दर्शन, नैतिकता का विकास की अवस्था, या नैतिकता के विकास की अवस्था हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी। और इसमें क्या कहा कि मानव जो है वो नैतिकता व धार्मिक भावनाओं से प्रधान, धार्मिक भावनाओं वाला होता है ना। मानव नैतिक व धार्मिक भावनाओं से युक्त होता है ना, धार्मिक भावनाओं से युक्त होता है। और इसमें जो है मनुष्य के पास सॉरी सृजनशीलता आने लगती है, जिसकी वजह से ये इनका कला का, राजनीति का, दर्शन का ये जो विकास होता है ना, ये क्यों होता है, क्योंकि सृजनशीलता इसमें मनुष्य में आने लगती है, ठीक है। सृजनशीलता मनुष्य में आने लगती है, मनुष्य में आने लगती है। देखो, सृजनशीलता आएगी तो इन सारी चीज़ों का विकास होगा, जब सृजनशीलता का नाश होगा तो इन सारी चीज़ों का भी नाश हो जाएगा, ठीक है। सृजनशीलता को केंद्र में रखा है स्पेंगलर ने ना, तो ये दूसरी अवस्था है। और इसमें जो इसके जो उदाहरण देते हैं वो हमारा उपनिषद काल, गुप्त मौर्य काल सॉरी गुप्त और मौर्य काल, ये इसके उदाहरण है। मैं यहाँ पे उदाहरणों को यहाँ पे लिख देता हूँ। उदाहरण में उपनिषद, मैं भारत के कालों की बात कर रहा हूँ ना, मौर्य और गुप्त काल, ठीक है, ये यहाँ पे रखा है, ठीक है। और तीसरी अवस्था की बात करूंगा मैं, आप इसको उतारें। दो अवस्थाएं और बची हैं, तीसरी और चौथी अवस्था, ठीक है। आप इसको उतारिए, मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरी अवस्था पतझड़ अवस्था है ना। और इसमें तर्क आ जाता है बहुत ज़्यादा। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो दूसरी अवस्था है ना, ये इसमें संस्कृति अपनी प्रौढ़ता, इसको सॉरी संस्कृति की के विकास की ये सॉरी संस्कृति के विकास का स्वर्ण युग भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी सॉरी दूसरी जो अवस्था थी उसको आप जो है संस्कृति के विकास का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बात और लिख देना, दूसरी अवस्था को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरी जो अवस्था थी, है ना, वो दूसरी अवस्था यहाँ पे लिखना आप, संस्कृति के विकास का स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तीसरी विशेषता जो है, सॉरी तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था वो है पतझड़ अवस्था, पतझड़ अवस्था, ठीक है। ऑटम स्टेज, ठीक है, ऑटम स्टेज। इसमें क्या होता है कि संस्कृति का पतन प्रारंभ होता है, ठीक है। संस्कृति के पतन होने की प्रारंभिक अवस्था, इसमें मानव जो है, मानव की बौद्धिक पराकाष्ठा की ये अवस्था है ना। स्पेंगलर कहता है कि मानव जब बौद्धिक रूप से पराकाष्ठा पे जाता है, जब तर्क करता है, तो वो उसकी जो धार्मिक भावनाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती है, नैतिकता नष्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये स्पेंगलर लिखते हैं कि नैतिकता
का पतन, सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, और तर्क की प्रधानता रहती है, तर्क की प्रधानता, व राजनीतिक केंद्रीकरण पाया जाता है। राजनीतिक केंद्रीयकरण, सॉरी नैतिकता का पतन, सॉरी नैतिकता के पतन की बात उन्होंने जो है अपनी चौथी अवस्था में की थी, और तीसरी अवस्था में ये बात नहीं की थी। तीसरी अवस्था में ये कहा था कि जो सृजनशीलता है वो उसका नाश होता है ना, और सृजनशीलता के नाश होने की वजह से मनुष्य की प्रवृत्ति थोड़ी सी जो है इसमें बदलती है, और धार्मिक आस्था से इंसान हटके थोड़ा सा जो है तार्किक होने लगता है ना, तार्किक होने लगता है, और बौद्धिक पराकाष्ठा की तरफ जाता है ये, है ना, बौद्धिक पराकाष्ठा पे जाता है। और यहाँ पे जो राजनीति होती है वो स्वार्थपूर्ण राजनीति हो जाती है ना। राजनीति कैसी हो जाती है? स्वार्थपूर्ण हो जाती है। तो जिसका कारण ये बताते हैं कि सृजनशीलता यहाँ पे घटने लगती है। तो ये बात जो है ये चौथी अवस्था की बात है ना। इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना चाहूँगा। और जो है ये राजनीतिक केंद्रीकरण भी बाद में होगा, अभी राजनीति स्वार्थपूर्ण होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। देखो, बौद्धिक पराकाष्ठा की अवस्था है ना, और इसमें तर्क की प्रधानता भी है। बौद्धिक पराकाष्ठा जहाँ होगी वो तर्क की प्रधानता भी होगी यहाँ पे, है ना। जहाँ पे लिखना तर्क की प्रधानता होती है, प्रधानता रहती है। इसकी वजह से क्या होता है? सृजनशीलता यहाँ पे घटने लगती है ना। मेन चीज ये है सृजनशीलता, सृजनशीलता घटने लगती है, घटने लगती है, ठीक है। सृजनशीलता घटने लगती है, और इंसान की जो धार्मिक आस्था है वो यहाँ पे घट जाती है, क्योंकि तर्क जहाँ होता है ना वहाँ पे धार्मिक आस्थाएं कम होती हैं, ठीक है। धार्मिक आस्था कम होने लगती है। तो ये स्थिति है पतझड़ अवस्था की, ठीक है। और अब हम बात करते हैं चौथा स्तर, वो है शीत अवस्था। शीत अवस्था, जिसको हम बोल लेंगे शीत अवस्था जो है वो है संस्कृति के पतन की अवस्था, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? संस्कृति के पतन की अवस्था। संस्कृति के पतन की अवस्था, ठीक है। संस्कृति के पतन की यह अवस्था है। और इस काल में होता क्या है कि मनुष्य बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो जाता है, भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है, और बड़े बड़े उद्योग वगैरह स्थापित करता है, महानगर स्थापित यहाँ पे हो जाते हैं। और इस प्रकार की जब व्यवस्था आती है तो उसमें सृजनशीलता मनुष्य की जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मनुष्य एक मशीन बन जाता है। विज्ञान का यहाँ पे जो है चरम पॉइंट रहता है, और सारे काम यंत्रवत होते हैं, और इंसान की जो खुद की जो सृजनशीलता है वो समाप्त हो जाती है। सृजनशीलता के समाप्त होते ही संस्कृति का पतन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनुष्य भौतिक सुखों में लिप्त रहता है, भौतिक सुखों में लिप्त रहता है, ठीक है। भौतिक सुखों में लिप्त रहता है। विज्ञान पराकाष्ठा पर होती है, पराकाष्ठा पर होती है ना। उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योग और महानगर स्थापित होते हैं, है ना। महानगर स्थापित होते हैं, ठीक है। उद्योग और महानगर स्थापित होते हैं। और ये सब जब होता है तो नैतिकता का पतन होता है,
नैतिकता का पतन होता है, सामाजिक अस्थिरता होती है, अस्थिरता होती है, ठीक है। राजनीति केंद्रीकरण होती है, राजनीति का केंद्रीकरण होता है, राजनीति का केंद्रीकरण होता है, और नई विचारधारा पनपती है, नवीन विचारधाराएं पनपती हैं, पनपती हैं, जैसे नाजीवाद जैसी, है ना, नाजीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, फांसीवाद और केशरवाद, ऐसी विचारधाराएं जो हैं पनपती हैं। प्रजातंत्र से यहाँ पे विश्वास उठ जाता है ना, प्रजातंत्र से या प्रजातंत्र का पतन होता है, एक तरीके से विश्वास उठ जाता है जनता का। ये मतलब विश्व युद्ध का प्रभाव स्पेंगलर पे साफ दिखाई दे रहा है। और इस अवस्था में इसने ये कहा था कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति वर्तमान में इसी अवस्था में है ना। तभी तो लिखा डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कि पश्चिम का पतन होने जा रहा है, क्योंकि पश्चिम संस्कृति इस चौथी अवस्था में है, शीत अवस्था में है। तो ये था प्यारे साथियों स्पेंगलर का पूरा दर्शन, जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों के सारे प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।